नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनसत्य न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। आज एक और खास मेहमान हमारे साथ हैं। उत्तर प्रदेश के रामपुर खास से विधायक आराधना मिश्रा जी हमारे साथ हैं। आराधना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनसत्य न्यूज पर। बहुत बहुत धन्यवाद अनु जी। जी, आराधना जी, मैं सबसे पहले इस वक्त जो देश में जो दोहरी संकट चल रहा है, मैं उस पर आपसे बात करना चाहूंगी। अंदर कोरोना का संकट है और सरहद पर चीन का। तो आप क्या सोचते हैं, आखिर इन दोनों चुनौतियों से कैसे निपटा जाए? आप सबसे पहले बताएं कि इनके बारे में क्या समझते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आज मैं श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहती हूँ। भारत माँ के 20 सपूत आज शहीद हुए। भारत की सीमा पर, भारत चीन सीमा पे भारत माँ की सुरक्षा करते करते, तो उनके प्रति मैं श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ और उनके परिवार के साथ सहानुभूति के साथ मैं यही कहना चाहती हूँ कि आज पूरा देश, भारत देश एकजुट होकर के एक साथ भारत की सेना के साथ खड़ा है। पर प्रश्न सबसे बड़ा ये है कि आज 50 साल बाद ये परिस्थितियां आई क्यों? आई कैसे? कहीं ना कहीं इतने लंबे अंतराल के बाद, 5 दशक के बाद, 50 साल से ऊपर का समय बीत गया। हमारी जो अंतिम युद्ध हुआ था चाइना के साथ, उसके बाद तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा प्रश्न है हमारी डिप्लोमेसी, जो डिप्लोमेटिक राजनीति है एक्सटर्नल अफेयर्स पे। कहाँ तक, कैसे ये परिस्थितियां पहुंच गई? और सबसे बड़ी बात यह कि कोई गोलीबारी नहीं हुई, कहीं कोई वेपन्स नहीं यूज हुए और ब्रूटली इन 20 नौजवानों को मार दिया गया। तो मैं इतना ही कहूंगी कि आज पूरा भारत देश दुखी है, जानना चाहता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ सोमवार और मंगल की रात को कि ये इतनी बड़ी शहादत हम हुई है देश में। प्रधानमंत्री जी को सामने आना चाहिए, उनको देश को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, सबको कॉन्फिडेंस में लेकर के उनको अपनी जो नीति है और कैसे इससे निपटेंगे, इस बारे में उनको चर्चा करनी चाहिए और देश के सामने आकर के अपनी बात को रखना चाहिए। आज देश ये जानना चाहता है, देश भी देख रहा है कि जिसके हाथ में ये बागडोर सौंपी गई है, तो आज प्रमुख जिम्मेदारी तो माननीय प्रधानमंत्री जी की है। वो आए और हम विश्वास दिलाते हैं कि इस घड़ी में हम सब उनके साथ खड़े होंगे, देश के साथ खड़े होंगे और हम लोग पूरी राष्ट्रीयता का अखंड रखते हुए हम लोग पूरी तरह से देश के साथ हैं। दूसरा, आपने कहा कि कोरोना का संकट जो चल रहा है देश के अंदर, बहुत ही दुखद है क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से आती हूँ। तो सबसे ज्यादा अगर हमने अमानवीय परिस्थितियां देखी हैं तो उत्तर प्रदेश में देखी। जब कोरोना काल शुरू हुआ तो अलग तरह की त्रासदी थी, लॉकडाउन हुआ, लोग अपने अपने घरों में चले गए, पर उनके बारे में किसी ने नहीं सोचा लॉकडाउन के पहले, जो लोग अपने घर से हजारों किलोमीटर दूर अन्य राज्यों में 2 वक्त की रोटी कमाने गए थे। वो मजदूर जो अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए अपने घर को छोड़ करके निकले थे, तो वो तो वहीं फंसे रह गए। ना उनके खाने की कोई व्यवस्था थी, ना ही वहां पे कोई ऐसी उत्तर प्रदेश की सरकार ने कहीं ऐसी व्यवस्था करी। अचानक लॉकडाउन हो गया, फैक्ट्रियां बंद हो गई, जो रोजमर्रा कमा खाने वाले मजदूर थे, उनके पास जो राशन था, पैसे थे, वो समाप्त हो गए। उसके बाद वो सड़कों पे आ गए और हमने सबने देखा कि एक बात ये भी सच है कि ज्यादातर जो मजदूर थे वो उत्तर प्रदेश और बिहार के थे। तो जो मजदूर बाहर अन्य प्रदेशों से आए वो उत्तर प्रदेश और बिहार के ज्यादा थे, इसलिए सबसे ज्यादा प्रभावित उत्तर प्रदेश हुआ। हमने देखा किस तरह से लाखों की संख्या में पैदल मजदूर चल दिए। क्या हमने देखा है कि छोटे छोटे बच्चे जिनको माँ एक सूटकेस, ट्रॉली सूटकेस पे खींच करके ले जा रही है। हमने देखा कि महिलाओं का प्रसव हो रहा है सड़कों पर। हमने देखा किस तरह से एक बच्ची, नाबालिग बच्ची अपने विकलांग पिता को दिल्ली से साइकिल चला करके वो बिहार तक ले गई। बड़ी अमानवीय परिस्थितियां देखी, लोगों के पैर में छाले पड़ गए, कुछ लोगों ने दम तोड़ दिया। और सरकार ने पहले लॉकडाउन किया, वो भी अनप्लान्ड था। मैं तो अब तो ये जाहिर हो गया कि वो अनप्लान्ड था, क्योंकि अगर
जैसे बहुत सारे और देशों ने किया था कि लॉकडाउन को प्लान किया था और उन समय दिया था कि आज से 6 दिन बाद या 10 दिन बाद लॉकडाउन होगा, आप लोग अपने घरों में जाए। लॉकडाउन कहाँ करेंगे? सड़क पे तो आदमी करेगा नहीं। जो कहीं बाहर गया है, चाहे वो कमाने गया हो या घूमने गया हो, वो तो कहीं बाहर है ना। तो उसको उतना समय तो मिलना चाहिए था कि वो अपने घर में वापस आए, वहां पे लॉकडाउन हो। तो शुरुआत इसकी जो थी, मुझे लगता है उसकी जो हमने देखा कि उसकी वो अनप्लान्ड थी। दोबारा फिर हमने देखा कि कैसे जब मजदूर वापस आने लगे, उस पे सरकार की, चाहे केंद्र सरकार की या राज्य सरकार की, उत्तर प्रदेश में कोई पॉलिसी नहीं थी। मैं उस पर भी आऊंगी, लेकिन जो आपने कहा कि जो चीन की स्थिति है वो चिंताजनक है और जो कोरोना का संकट है ये बहुत ही गंभीर है। इन दोनों ही मसलों पर कांग्रेस की तरफ से सवाल उठाए गए, केंद्र सरकार से सवाल पूछे गए। जहां एक तरफ चीन के मसले पर राहुल गांधी ने कहा कि आखिर प्रधानमंत्री सामने आकर बयान क्यों नहीं दे रहे हैं, कैसे चीन ने हमारी जमीन को हथिया लिया। और वहां कोरोना का जो संकट रहा उस पर ही सवाल पूछा गया कि आखिर कैसे अनप्लान तरीके से किया गया और आखिर हम किस दिशा में जा रहे हैं वो भी बताए सरकार। तो दोनों पर सवाल कांग्रेस पार्टी पूछ रही है और विपक्षी पार्टियां पूछ रही हैं, लेकिन क्या आपको सही जवाब मिला है, ऐसा जवाब मिला है जिससे आप आश्वस्त हैं? अनु जी, एक बड़ा दुखद पहलू है कि आज 48 लगभग 36 घंटे से ऊपर हो गए हैं जो चीन में हमारे 20 नौजवान शहीद हुए हैं। 36 घंटे लगभग हो रहे हैं उनकी शहादत को, और अभी तक इस देश के प्रधानमंत्री ने श्रद्धांजलि तक नहीं अर्पित की। इससे दुखद क्या हो सकता है? जी। देश आज मुश्किल दौर से गुजर रहा है। हमने देखा किस तरह से आज हमारी सरहद पे 20 जवान हमारे शहीद हुए। और सबसे बड़ी बात यह है, आपने बताया कि अभी अभी प्रधानमंत्री जी ने अपनी संवेदना श्रद्धांजलि अर्पित की है और 19 तारीख को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। मैं मानती हूँ कि ये तत्काल करना चाहिए था, जैसे ये सूचना आई थी। कल ही रात में ये सूचना आई थी और कल ही वो प्रधानमंत्री जी को इसका संज्ञान लेना चाहिए था। बहुत विलंब किया फिर भी। और कब, जब राहुल गांधी जी ने सुबह आज उनसे कहा, सोशल मीडिया के माध्यम से आदरणीय सोनिया गांधी जी ने अपील की और नेताओं, बहुत सारे अन्य दलों के नेताओं ने अपील की, इसके साथ साथ देश की जनता ने अपील की। आज सोशल मीडिया पे देखिए फ्लडेड है ये चीजें। जनता जानना चाहती है, प्रधानमंत्री को सुनना चाहती है, पूछना चाहती है कि आखिर ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, 5 दशक बाद ये घटना कैसे हो गई। तो ये विलंब किया है, पर ठीक है। उन्होंने अगर श्रद्धांजलि अर्पित की है, तो मैं मानती हूँ कि बहुत देर से की है। और 19 तारीख को अगर उन्होंने सर्वदलीय बैठक बुलाई है, तो मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस पार्टी ही नहीं, पूरा देश आज एकजुट होकर के अपनी भारतीय सेना के साथ खड़ा है। लेकिन आराधना जी, ऐसे में जो बीजेपी है और खासतौर पर जो मोदी सरकार है वो लगातार ये भी कहती है कि जब संकट की घड़ी में सभी को एक साथ चलने की जरूरत है, ऐसे में हमेशा क्यों कांग्रेस और खासतौर पर राहुल गांधी क्यों सरकार की जो एक सबको साथ लेने की नीति है उससे अलग हटकर उनसे सवाल पूछने की नीति पर ही क्यों राहुल गांधी हमेशा काम करते हैं? आखिर जब सरकार का साथ देने की जरूरत होती है तब राहुल गांधी उनके लिए एक और समस्या पैदा करते हैं, उनसे सवाल पूछकर और उनके लिए तनाव बढ़ाते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों करते हैं? मैं तो कहती हूँ कि आज प्रधानमंत्री जी को उनको धन्यवाद देना चाहिए, राहुल गांधी जी को, क्योंकि अगर वो सुबह ये सवाल ना पूछते तो शायद अभी भी प्रधानमंत्री जी कुछ ना बोलते। तो अगर इतने विलंब से उन्होंने इस बात का संज्ञान लिया है, तो सुबह राहुल जी ने अगर उनसे सवाल पूछा, और ये नैतिक जिम्मेदारी है राहुल गांधी जी की। वो देश के दूसरे सबसे बड़े राष्ट्रीय दल के सांसद हैं वर्तमान में, और हमारे पूर्व के अध्यक्ष भी हैं। तो ये राहुल जी की नैतिक जिम्मेदारी भी है कि वो सवाल पूछे। और अब नहीं पूछेंगे जब देश संकट में है, तब नहीं राहुल जी पूछेंगे। 20 जवान शहीद हो गए, तब नहीं राहुल जी पूछेंगे तो कब पूछेंगे? तो मैं मानती हूँ कि जो राहुल जी ने कहा, और यही नहीं, इसके पहले भी अगर राहुल जी का सवाल प्रधानमंत्री जी 31 तारीख को राहुल जी ने यह सवाल प्रधानमंत्री जी के सामने रखा था कि कोरोना की तैयारी सरकार कर ले, दस्तक हो चुकी है देश में, पहला केस आ चुका था। तब सिर्फ एक केस आया था, राहुल जी ने आगाह किया था, तब राहुल जी का मजाक बनाया गया था और किसी और ने नहीं। इस देश के स्वास्थ्य मंत्री ने, हर्षवर्धन जी ने राहुल जी का मजाक मखौल उड़ाया था कि आप डरा रहे हैं। आज जो डर था राहुल जी का, जो उन्होंने सचेत करने की कोशिश की थी, आज कोरोना के रूप में जो विकराल रूप है,
अगर हमने उस वक्त उनकी बात को गंभीरता से लिया होता सरकार ने, तो शायद हम अपनी तैयारी कर रहे होते और तैयार होकर के आज देश के हजारों करोड़ों लोगों की जान बचा चुके होते। तो मैं ये कहूं कि राहुल जी ने एक अपनी पहले भी जिम्मेदारी निभाई है और आज भी वो अपनी जिम्मेदारी उन्होंने निभाई। उन्होंने सुबह ही देश को संबोधित करते हुए उन्होंने ये कहा कि आप जहां भी हैं आप बाहर आइए, आप घबराइए नहीं, हम आपके साथ हैं, पूरा देश आपके साथ खड़ा है, हम सेना के साथ खड़े हैं और इस मामले में हम लोग आपके साथ हैं और पूरी ताकत से आपके साथ खड़े रहेंगे। तो इसमें तो कोई गलत चीज नहीं थी। मैं केंद्र के बाद प्रधानमंत्री की अब राज्य सरकार पर आना चाहूंगी। जिस तरह से सवाल जब केंद्र सरकार से पूछे गए तब भी ऐसा हुआ और राज्य सरकार से भी, ऐसा क्यों? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, केंद्र की बात मैं इस वक्त इसलिए बहुत नहीं करूंगी क्योंकि आज देश बहुत बड़े संकट से गुजर रहा है। जो हमारा आंतरिक संकट नहीं है, जो विदेश से संकट हमारे सामने चीन के रूप में खड़ा हुआ है, इसलिए मैं बहुत टिप्पणी केंद्र पे नहीं करूंगी। पर प्रदेश सरकार के लिए मैं इतना जरूर कहूंगी कि अहंकार में डूबी हुई है सरकार। लगातार उत्तर प्रदेश में जब जब हमने आगाह किया, अगर आप यूपी में जितने स्कैम्स हो रहे हैं, इसी ये जो 69,000 भर्ती का एक मामला उत्तर प्रदेश में आज सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है भ्रष्टाचार का, हमने इस मामले को सदन में उठाया। मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के श्री योगी आदित्यनाथ जी ने उन्होंने क्लीन चिट दी विधानसभा के अंदर कि ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग गुमराह कर रहे हैं प्रदेश की जनता को। और उन्होंने अपने मंत्री को शिक्षा विभाग को क्लीन चिट दे दी थी। आज जो आगाह किया था, जो हमारी जिस पे हमने उनको सचेत किया था, आज वो सच हो रहा है। समय समय पे हमने सरकार को एक विपक्ष की भूमिका निभाते हुए जिम्मेदारी थी हमारी कि हम मुख्यमंत्री को आगाह करें। कोरोना का संकट आया, लगातार जो प्रवासी मजदूर आ रहे थे, हमने उनसे कहा कि कम से कम एक सर्वदलीय बैठक कर लीजिए, हम लोगों के सुझाव ले लीजिए और जहां हमारी आवश्यकता है इस आपदा में हम लोग आपके साथ खड़े, पूरा विपक्ष आपके साथ खड़ा है। पर यहीं से मैं आगे बढ़ना आज तक चाहूंगी। उत्तर आराधना जी, प्रदेश यही पेशकश की गई थी कि हम सरकार की मदद करना चाहते हैं। ये कांग्रेस का कहना था, लेकिन उसे अमल में नहीं लाने दिया गया उत्तर प्रदेश के अंदर। लेकिन उसमें नुकसान तो जनता का हुआ। आपने मदद की पेशकश की और वो आगे बढ़ नहीं पाई, लेकिन नुकसान तो उन प्रवासी मजदूरों का हुआ जो शायद उन बसों से आराम से अपने क्षेत्र पहुंच सकते थे। लेकिन उसके बावजूद, चाहे वो सलाह देना हो, चाहे वो मदद करना हो या फिर सवाल पूछना हो, तो जेल में डाल दिया जाता है। तो आपको क्या लगता है कि आखिर जहां जनता ये उम्मीद करती है कि पक्ष और विपक्ष ऐसे समय पर एक साथ मिलकर काम करे, आखिर क्यों उनकी राजनीति में जनता पिस जाती है? देखिए, पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी बसों के मामले में एक्सपोज हो चुकी है। हमने तो केवल सेवा भाव से, सेवार्थ आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने 1,000 बसें देने की पेशकश की थी। क्यों की थी? जब हमने देखा, और हमने नहीं, पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने देखा कि उत्तर प्रदेश की हर सड़क पर लाखों प्रवासी मजदूर पैदल चल रहा है, तो ये तो आखिर सरकार की जिम्मेदारी थी कि आप उनको सुरक्षित उनके घर तक पहुंचाते, पर नहीं पहुंचाया। तो हमने एक अपनी जिम्मेदारी निभाई, हमने एक पेशकश की कि आप हम 1,000 बसें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, आप उन बसों से इन मजदूरों को बिठाइए और इनके घर तक सुरक्षित पहुंचाइए। नहीं माना सरकार ने, और ना मानना एक अलग चीज है, उल्टा एक केस भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ लिख दिया। और उसके आज अच्छा दिन है जिस दिन आप इंटरव्यू करें, आज ही कल उनकी बेल हाईकोर्ट से हुई और आज वो रिहा होकर के वापस आ रहे हैं। तो लगभग 1 महीने का समय हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी को सरकार ने अपने झूठ को छुपाने के लिए, राजनीतिक द्वेष के कारण उनको जेल में रखा। तो ये सरकार का दोहरा चरित्र है। आखिर मैं तो ये कहूंगी, सीधा आरोप है मेरा कि सरकार उन प्रवासी मजदूरों की मदद करने की इच्छा ही नहीं थी उनकी। आराधना जी, मैं यही पूछना चाहती हूँ कि आपने कहा कि जब हमने सवाल पूछे या फिर हम कुछ मदद करने चाहे तो हमें जेल में डाल दिया गया। क्या इसके बाद दोबारा से कांग्रेस इस तरह की कोई पेशकश करेगी मदद की, या फिर लोगों के जो मुद्दे हैं उन्हें उठाएगी? क्या एक डर नहीं पैदा हो गया कांग्रेस के भीतर कि भाई अगर आप सवाल पूछेंगे या फिर कुछ एक्सपोज करने की कोशिश करेंगे तो आपको उठाकर जेल के पीछे डाल दिया जाएगा? क्या यही एक भूमिका विपक्ष की रहेगी? देखिए अनु जी, ये कांग्रेस पार्टी है जो कभी अंग्रेजों से भी नहीं डरी थी।
जिसने 200 साल से ज्यादा समय राज किया था इस देश पे, और उनका जिस तरह का आतंक और दमन की नीति थी अंग्रेजों की, कांग्रेस तब भी नहीं डरी थी। और हमने हमने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और आजादी के लिए लड़ी, शहादत दी, और आजाद, ये भारत देश आजाद हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू 11 साल से भी ज्यादा समय जेल में रहे। कांग्रेस के बहुत सारे वरिष्ठ बड़े नेता जो उस वक्त आजादी के आंदोलन में थे, वो जेल में रहे, पर हम तब भी नहीं डरे। उसके बाद भी आपने देखा कि हमने अपनी प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी को खोया, क्योंकि वो आतंकवादियों के सामने उन्होंने घुटने नहीं टेके। हमने राजीव गांधी को खोया, क्योंकि उन्होंने आतंकवादियों से समझौता नहीं किया कभी। तो ये कांग्रेस पार्टी, हमारे खून में डर नहीं है। हम इंसाफ के लिए, इस देश की जनता के लिए कल भी लड़े हैं, आज भी लड़े हैं और कल भी लड़ते रहेंगे। हमें हमारी आवाज को, क्योंकि वो सच के लिए है, वो गरीब और मजदूर की आवाज है, इसको कोई दबा नहीं सकता। ठीक है। आराधना जी, अब मैं आपके क्षेत्र रामपुर खास के बारे में भी कुछ जानना चाहूंगी। आखिर वहां पर कैसी कोविड-19 की जो सिचुएशन है वो कैसी है, क्या वहां कितना संक्रमण है, कैसे आप मदद कर रही हैं वहां के लोगों की, और क्या मुख्य समस्याएं लोगों की हैं इस वक्त? देखिए, आप को मैं थोड़ा सा उसका इतिहास बता दूं। रामपुर खास क्षेत्र से 9 बार लगातार मेरे पिता आदरणीय प्रमोद तिवारी जी निर्वाचित हुए, और ये उस विधानसभा क्षेत्र ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया, क्योंकि लगातार वो सन 80 से लेकर 2012 तक वो लगातार वहां से कांग्रेस पार्टी से विधायक निर्वाचित रहे। तो वो मेरे लिए कोई विधानसभा क्षेत्र नहीं है, वो मेरा घर है, और जो वहां के लोग हैं वो मेरे मतदाता नहीं, मेरे परिवार के सदस्य हैं। तो मैं वैसे ही जैसे अपने परिवार को कोविड-19 से बचाने का प्रयास कर रही हूँ, तो मेरा वो बड़ा परिवार है, तो मैं वही सारी चीजें वहां के लिए भी प्रयास कर रही हूँ। जैसे सैनिटाइजेशन, मैंने कोशिश करी कि हर पूर्वे में, जैसे मैंने अपने घर को सैनिटाइज किया, मैंने रामपुर खास के हर पूर्वे में हर घर तक सैनिटाइजेशन कराया। हाँ, उसमें और अपने खुद के रिसोर्सेज से कराया। अ, और आज मुझे खुशी इस बात की है कि कम से 2 ढाई महीने लगे मुझे एक एक घर, एक एक पूर्वे, एक एक गांव तक पहुंचने में, पर घर घर सैनिटाइजेशन हुआ, जिसकी वजह से वहां के लोगों में एक वो खुद सुरक्षित है, उनका घर सुरक्षित है, ये एक भावना उनके अंदर आई। और मैं मानूंगी कि कुछ सत्कर्म है जिसकी वजह से हमारे यहाँ सिर्फ अभी तक 5 केसेस कोविड के हुए, बाकी कोई ऐसा भीषण संक्रमण नहीं है। बाबा गुसरनाथ की कृपा है कि वहां पे संक्रमण बहुत नहीं हुआ। फिर भी हम लोगों ने लगातार प्रयास किया है। जो प्रवासी बाहर से आए, उनके लिए बहुत व्यवस्था की। जो ज्यादातर लोग जो अहमदाबाद, मुंबई, दिल्ली, त्रिपुरा, तेलंगाना, सूरत, हर जगह जहाँ पे हमारे रामपुर खास के लोग थे और जो भी आना चाहते थे, उन्हें मैं अपने खर्च पर, व्यक्तिगत खर्च पर मैं वहां से लेकर के आई हूँ। इसकी मुझे खुशी है कि मैं उनको उनके घर तक सुरक्षित मैंने पहुंचाया है। और उसके अलावा जहाँ पे भी लोगों को जरूरत पड़ी है राशन की, खाने पीने की, चाहे वो देश के किसी कोने में रहे हो, मैंने उन तक सहायता पहुंचाई। और इसके अलावा भी लगातार कोशिश की है कि उन लोगों की मैं मदद कर सकूं, और आज भी हमारी लगातार किचन चल रही है। वहां पे कोविड-19 का L1 का सेंटर भी है, क्वारंटाइन सेंटर, जिसमें लगातार जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनको रखा जा रहा है, उनके खाने पीने की वहां पे एक परमानेंट किचन, उनकी देखभाल की भी पूरी व्यवस्था है, ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था पूरी रखी। तो जितना प्रयास रहा है मैंने किया है, और निरंतर मास्क का डिस्ट्रीब्यूशन, सैनिटाइजर, ये सब चीजें घर घर पहुंचाना, ये अभी हमारा काम चल रहा है। तो जब तक रामपुर खास में हर व्यक्ति सुरक्षित नहीं होगा रहेगा, तब तक मेरा प्रयास जारी रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आराधना जी, जनसत्य न्यूज से बात करने के लिए। तो ये थी रामपुर खास से विधायक आराधना मिश्रा जी, किस तरह से अपने क्षेत्र में और प्रदेश में मुद्दे उठाते रहेंगी, क्षेत्र के लोगों की मदद करती रहेंगी, ये बात उन्होंने कही। इसी तरह और भी नेताओं के, और भी विधायकों के, जनप्रतिनिधियों से बातचीत कर उनके वक्तव्य आप तक पहुंचाते रहेंगे। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।